बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ई कैट का लेक्चर नंबर 19 जो कि फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 से 5 तक कवर करेंगे। ठीक है जी, 2.1 से लेकर 2.5 तक कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी आपके पास डिफरेंट थिंग्स है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कैरेक्टर में, तो उस कलेक्शन को आप लोग सेट का नाम देते हो। फिर सेकेंड MCQ है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड। ठीक है जी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड। तो जिस ऑब्जेक्ट से सेट बनता है उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं, जैसे कि डी ऑप्शन है आपके पास। इसी तरह MCQ नंबर 3 अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया हुआ है? द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज। तो अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता था वो क्या है? एप्सिलॉन का है जी। जैसे कि बी ऑप्शन में, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये आपका सिंबल है। फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 4 कहता है इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि सी ऑप्शन में है जी, इस सी ऑप्शन के ज़रिए शो करेंगे, यानी ए बिलोंग्स टू ए होगा। इसी तरह MCQ नंबर 5 हमारे पास है, कहते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड। तो किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनल ऑफ सेट कहा जाता है, जैसे कि सी ऑप्शन आपके पास है। तो किसी सेट में जितने नंबर्स होंगे उन नंबर्स को सेट का ऑर्डर कहा जाता है। MCQ नंबर 6 है, कहते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड। हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स थे? 3 मेथड्स थे। ठीक है ना, कितने मेथड थे? 3। और आपको याद होगा जैसे कि MCQ नंबर 7 में कहता है कि अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव मेथड, बी ऑप्शन में टेबुलर मेथड, सी ऑप्शन में सेट बिल्डर मेथड है और डी में ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, डी में ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो हमें पता है कि सेट को आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हो। तो ये 3 वेज हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। तो इसकी ऑप्शन फिर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है जी, तो नल सेट क्या था? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। MCQ नंबर 8 कहता है अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं जी? नल सेट कहते हैं, जैसे कि डी ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक है जी, और नल सेट को आप लोगों को याद होगा किसके साथ शो किया जाता था? 5 के साथ। ठीक है जी, किसके साथ शो किया जाता था? 5 के साथ। जैसे कि 9 MCQ है 5 किसको रिप्रेजेंट करता था? एम्प्टी सेट को शो करता होता था। तो 5 एम्प्टी सेट या नल सेट को शो करता है। अब MCQ नंबर 10 हमारे पास है, कहते हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + 1 इज इक्वल टू 0 इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज। तो ये कौन सा सेट होगा? सबसेट ऑप्शन है, बी में सुपर सेट है, सी में सिंगलटन सेट है और डी में नल सेट है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमारे पास इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो x² किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। और जब x² इज इक्वल टू -1 है तो x किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। तो -1 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो आयोटा में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है तो वो आपका एम्प्टी सेट या नल सेट ही होता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। ठीक है जी, तो सिंगलटन सेट क्या था? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता था।
जैसे कि MCQ नंबर 11 हमारे पास क्या है, कहता है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो उसे जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसे क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट कहा जाता है, जैसे कि सी ऑप्शन है। MCQ नंबर 12, ठीक है जी, कहता है जी द सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्टी इज कार्ड, तो इस सेट को क्या कहोगे, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट्स है जो कि खुद एम्प्टी सेट है, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया। अब MCQ नंबर 13 देखो, कहता है जी द सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर 2 ऑफ 2 इज कार्ड, तो इसमें भी एक ही सेट ए में एक ही एलिमेंट है जो कि एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 2/2 का, ठीक है ना, 2,2 है, तो इसमें चूंकि एक एलिमेंट है ये भी आपका सिंगलटन सेट हो गया। अब MCQ नंबर 14, ये भी आप ऑब्जर्व करें, तो द सेट, ठीक है जी, सेट ऑफ ए बी है, तो एक सेट है उसके अंदर एक सेट पड़ा हुआ, तो कितने सेट है उस सेट के अंदर, एक ही है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट है जी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वो क्या है जी, सबसेट की डेफिनेशन। तो सबसेट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास 15 है, कहता है जी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो, तो फिर इस केस में ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना, जैसे कि ए ऑप्शन में ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी लिखा हुआ है जी ए इज़ द सुपरसेट ऑफ बी, और सी लिखा हुआ है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए और डी नन ऑफ दिस, क्योंकि ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में है तो इसलिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। MCQ नंबर 16 भी वही है, कहते हैं जी इफ़ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ ए, ठीक है जी, इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो देन ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, और सबसेट को लिखने का वे आपको पता होगा, जैसे कि ए ऑप्शन में है ये जो सिंबल है ये सबसेट की है, तो ए सबसेट ऑफ बी है। 17 MCQ भी वही डेफिनेशन है, ठीक है जी, कहते हैं इफ़ फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, यानी x एक ए का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज दैट कि x आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी है, तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ए फिर बी का सबसेट है, ठीक है जी। और 18 MCQs द सिंबल यूज फॉर सबसेट, तो क्या होती है, ए बी सी, कौन सी इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जी, ठीक है जी। 19 MCQ कहता है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी मीन्स कि ए बी का क्या है, सबसेट है, ए बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है जी। मगर MCQ नंबर हम 20 देखें तो 20 क्या लिखा हुआ है जी, ए सुपर सेट ऑफ बी, तो इसका मीन होता है अगर ये ऑपोजिट ओपन हो तो ये सुपर सेट होगा, बी ए का सबसेट है पर ए बी का सुपर सेट है, ठीक है जी, ए सुपर सेट ऑफ बी है, जैसे कि डी ऑप्शन में है, अगर ये सिंबल ऑपोजिट आ जाए तो ये सुपर सेट को फिर रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि आपके पास ए ऑप्शन डी ऑप्शन है, ठीक है। अब MCQ नंबर 11 ये 21st है, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, कहता है जी इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज n, एक सेट में n एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ इट्स सबसेट क्या होंगे, ठीक है जी। याद है फार्मूला कि किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, उसका फार्मूला था 2n, जैसे कि बी ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर कोई कह देता कि अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, तो 2⁻³ दैट इज 8 सबसेट पॉसिबल होंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जी, क्या है, प्रॉपर सबसेट। क्या था जी प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। प्रॉपर सबसेट क्या था कि जैसे कि MCQ नंबर हम अगर 22 रीड आउट करें, कहते हैं जी इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B, देन, तो अगर A B के इक्वल ना हो तो ये जो A सबसेट है ये फिर कहलाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है, जैसे कि आपके पास A ऑप्शन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है जी। अगर सबसेट इक्वल ना हो तो वो प्रॉपर था, अगर इक्वल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है, जैसे कि MCQ नंबर 23 इफ़ A इज़ द इफ़ अ सेट A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड A इज़ इक्वल टू B, देन A इज़ कार्ड, तो A क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जी, ओके जी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी पावर सेट की, ठीक है जी। पावर सेट क्या होता है, किसी भी दिए गए सेट के सबसेट का जो सेट होता था उसे पावर सेट कहा जाता था। अब जैसे कि MCQ नंबर 24 कहता है जी द सेट कंसिस्ट
ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, ठीक है जी, ऐसा सेट जो दिए गए सेट का, दिए गए सबसेट्स का एक सेट हो, उसे क्या कहते थे, पावर सेट कहा जाता था, ठीक है जी, पावर सेट कहा जाता था। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर हमारे पास 25 का कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है जी, इफ ए इज इक्वल टू क्या है, सेट 0 उसमें एक एलिमेंट है, देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी के डी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, वो कैसे, तो अब इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, तो 2 रेज़ पावर 1 दैट इज 2, 2 इसके सबसेट बनने हैं, तो सबसे पहला सेट क्या होगा, खुद ये होगा, सेट ए ही होगा, और दूसरा इसका एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर ये सेट ए लिख देंगे, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है जो कि सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 26 हमारे पास कहता है जी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एम है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए कितने होंगे, ठीक है। तो किसी सेट के जितने सब सेट होते हैं उसी का सेट जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। तो असल में जो आपने सब सेट का फाइंड आउट करने का जो फार्मूला था वही पावर सेट के एलिमेंट्स का फार्मूला, यानी 2 रेज़ पावर n होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इक्वल सेट्स की डेफिनेशन की तरफ। तो 2 सेट्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है जी, जब उसके एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना, और इसके लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 27 कहते हैं जी इफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इस केस में ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जैसे कि डी ऑप्शन है, अगर ए बी का सबसेट हो और साथ ही बी ए का सबसेट हो तो ये आपका इक्वल सेट्स कहलाएंगे। अब जी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है जी, ये क्या होता है, अगर मेरे पास कोई से 2 सेट्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि इधर एग्जांपल मेरे पास है, ठीक है, ए सेट ये दिया हुआ है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स क्या है ए बी सी, और बी सेट मेरे पास क्या है अल्फ़ा बीटा और गैमा। अगर मैं ए को अल्फ़ा के साथ एसोसिएट कर दूं, बी को बीटा के साथ और सी को गैमा के साथ, तो ये जो एसोसिएशन है दैट इज़ कॉल्ड 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है जी। जैसे कि आप डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड in such a way that each element of A is paired with one and only one element of B and vice versa, या हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि B का हर एक एलिमेंट A के हर एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो या ऑर्डर पेयर बनाए, ठीक है ना, देन सच अ पेयरिंग इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है जी, तब वो जो आपकी एसोसिएशन होगी दैट इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाएगी। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं अभी, ठीक है जी, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो कहते डेफिनेशन देखिए जी, कहते 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, ठीक है जी, अगर 2 सेट्स में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हम इस्टेब्लिश कर सकें तो वो सेट्स भी इक्वल सेट्स कहलाते हैं। बहरहाल जी इसकी सेकंड डेफिनेशन इजी है, वो क्या है, कहते हैं 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, चाहे एलिमेंट सेम ना भी हो मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। जैसे कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के क्या हैं सेम है, तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन कैसे फाइंड आउट किया जाता था, 2 सेट्स दिए होते थे, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम लिख देते थे, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट हुआ करता था। एमसीक्यू नंबर 28 अगर हम देखें, कहता है सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए आर बी, ठीक है ना, ए सेट या बी सेट के जो एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करते हो उसको क्या कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन कैसे लिखा करते थे, जैसे कि आपके पास डी ऑप्शन है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 29 देखें, कहता है जी लेट ए में क्या है जी 1 2 3 4 5 अप टू सोन, और बी में क्या है जी 2 4 6 8 और अप टू सोन, देन ए यूनियन बी इसका क्या होगा। तो जब हम ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या होगा 1 आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम लिखा जाएगा, इसी तरह 5 6 अप टू सोन, तो आपका आंसर ए ऑप्शन ही आ जाएगा जैसे कि बी है जी। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए,
ठीक है जी। अगर ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है तो अगर कोई सेट एक दूसरे का सबसेट हो तो जो सबसेट होगा, ठीक है, या जो सेट कंटेन करेगा वो उसका आंसर आ जाएगा यूनियन में। और अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो जो सबसेट होगा वो आंसर आएगा, ठीक है जी। अब क्या बी सबसेट था तो यूनियन फाइंड आउट करना है, ए आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू नंबर हमारे पास 30 है, कहता है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, तो ए सबसेट है बी तो बी आंसर होगा। मीन के जो भी बड़ा सेट होगा, ठीक है जी, इन केस ऑफ सबसेट जो बड़ा होगा, ठीक है, वो उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, डी ऑप्शन होगा, यानी बी आ जाएगा। अब मूव करते हैं जी, और हिंट भी आप लोग ये चेक कर लें, ए मेरे पास ए है बी ये, तो दोनों का यूनियन फाइंड आउट करोगे तो बी आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 31 हमारे पास है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन देखिए बी माइनस ए, तो ये तो हरगिज नहीं होगा। बी यूनियन ए ये होता है, बी इंटरसेक्शन ए की भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है, और ये आपकी प्रॉपर्टी थी कौन सी, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 32 अगर आप रीड आउट करो तो कहता है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये किसके इक्वल होगा, जैसे कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो सिर्फ क्या हुआ, ब्रैकेट्स चेंज हो गई हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ हम 3 एलिमेंट्स की ब्रैकेट्स चेंज कर दें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है हमारे पास। तो इंटरसेक्शन में क्या होता था, अगर 2 सेट्स हैं ए और बी, दोनों में जो कॉमन पोर्शन हुआ करता था वो हमारा इंटरसेक्शन हुआ करता था, ठीक है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे वही इंटरसेक्शन होता था। जैसे कि जी एमसीक्यू नंबर 33, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते थे, सी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा और याद भी होगा। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन है, कहता है जी सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में जो एलिमेंट्स है कॉमन, ठीक है जी, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है जी, वो डी ऑप्शन में हमारे पास है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है 35, कहता है जी फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, हाँ जी, बी माइनस ए के, नहीं जी, बी यूनियन ए के नहीं होता, ठीक है जी, तो किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल होगा। अगेन ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ही उसने पूछ ली है। और 36 में अगेन इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछ ली, तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज करना, तो कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपके पास आ जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कितने सेट्स पे अप्लाई होती है, 3 सेट्स पे, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, क्या है जी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव में साइन दोनों सेम होते थे, ठीक है, अब ये चेंज है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या इसका आंसर होगा कि पहले आपने ए इंटरसेक्शन को बी पे अप्लाई करना है और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी पे अप्लाई करना है, जैसे कि डी ऑप्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 38 भी वही है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुए, पहले इंटरसेक्शन था अब यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन आ गया, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा, जैसे कि डी ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स की है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या थे, याद है आप लोगों को, हाँ जी, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता था, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता था, वो आपके डिसजॉइंट सेट्स कहलाते थे। तो एमसीक्यू नंबर अगर हम 39 की तरफ मूव करें, द सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ, हाँ जी, अगर इनका इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट होगा तो वो आपका क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट, तो जैसे कि सी ऑप्शन है। अब एमसीक्यू नंबर 40 हमारे पास है, क्या, द सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है जी, देन अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ये एम्प्टी सेट के इक्वल होगा, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास डी ऑप्शन है। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 41 कहता है जी फॉर
a set A and the universal set U, ठीक है जी, एंड द यूनिवर्सल सेट U है, तो A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, और A और इंटरसेक्शन A दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। जब डिसजॉइंट सेट होगा तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके जी, तो डिसजॉइंट सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट है। और अगर हम MCQ नंबर 42 रीड आउट करते हैं तो उसमें A यूनियन A कम्प्लीमेंट का पूछा हुआ है, ठीक है, चूँकि A और A यूनियन डिसजॉइंट सेट होते हैं और इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है, जैसे कि डी ऑप्शन है। हाँ जी, नेक्स्ट हम डेफिनेशन मूव करते हैं जी, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो किसी सेट का कम्प्लीमेंट सेट कैसे फाइंड आउट किया करते थे, अगर सपोज मैंने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या हुआ करता था, u माइनस ए हुआ करता था, ठीक है ना। मगर यहाँ पे u की जगह वो a सेट दे रहा है, कहते जी इफ b इज द सबसेट ऑफ a देन द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट b, ठीक है जी, इन a इज क्या होगा, b कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपल क्या होगा, a माइनस b हो जाएगा, ठीक है ना। u की जगह सिर्फ उसने a सेट यूज़ कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 44 हमारे पास है, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट है, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। और 45 भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, अगर ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट देखा जाए तो ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है जी। MCQ नंबर 46 है जी, कहते जी फॉर सेट ए एंड द यूनिवर्सल सेट यू, तो ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, अगर किसी सेट का कम्प्लीमेंट लेकर दोबारा कम्प्लीमेंट लिया जाए तो कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो कम्प्लीमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर 47 है, कहते हैं जी इफ़ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट हो, और हमें पता है कि और इज इक्वल टू क्या दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट चूँकि डिसजॉइंट सेट होते तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आता है, तो फिर इसका मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, जो कि बी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ मूव करते हैं जी, ठीक है। तो याद होंगे आपको डी मॉर्गन लॉस टूल ये हुआ करते थे, ठीक है जी, फॉर एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी ऑफ यू, ठीक है, ए बी और यू के क्या है, सबसेट है, देन ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल हुआ करता था, ठीक है जी। क्या होता था कि कम्प्लीमेंट सेपरेट करके यानी साइन ऑफ ऑपरेशन जो था वो चेंज हुआ करता था, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन आ जाता था, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन आ जाता था, तो कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगी, सेपरेट किया यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह MCQ नंबर 49 भी डी मॉर्गन लॉ ही पूछा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है जी, जैसे कि सी ऑप्शन आपके पास है। अब MCQ नंबर 50, ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल है, देखते हैं। फॉर एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी ऑफ यू, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है जी। कम्प्लीमेंट जब सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट के ऊपर जब कम्प्लीमेंट आ गया तो वो तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसा कि आपके पास बी ऑप्शन है। हाँ जी, MCQ नंबर 51 ये आपने खुद ट्राई करना है, क्या है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट है, ये खुद आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है जी, क्या है, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या थी, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है जी, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है जी, जिसकी टू पॉसिबिलिटीज हो, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, इसके अलावा कोई थर्ड कंडीशन ना हो, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे, प्रोपोजिशन कहा करते थे। कोई भी स्टेटमेंट आपके पास, जैसे कि MCQ नंबर 52 में कहता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इस कार्ड उसे प्रोपोजिशन कहा जाता है, ये आपने याद रखना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जी अरिस्टोटलियन, ठीक है जी, क्या है जी, कोई भी स्टेटमेंट जिसकी कोई भी लॉजिक हमारे पास है, उसकी अगेन टू पॉसिबिलिटीज़ हो, वो ट्रू हो या फॉल्स हो और कोई थर्ड कंडीशन ना हो, तो उसको जी हम उस लॉजिक को क्या कहते हैं, अरिस्टोटलियन लॉजिक कहा जाता है, ठीक है जी, अरिस्टोटलियन लॉजिक कहा जाता है। फिर इसी तरह नॉन अरिस्टोटलियन क्या होगा, ठीक है जी, जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास है 54 है, कहता है जी
द डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्ड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज स्कोप ऑफ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटीज, यानी ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कोई कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए तो उसको नॉन अरिस्टोलियन कहा जाता है। अब नेक्स्ट जी कंजक्शन, ठीक है जी। कंजक्शन क्या था, ठीक है जी, कि टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का एक रूल था जी। तो कंजक्शन क्या होता था कि अगर मैंने टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है तो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स लिखा जाएगा। तो वो कब होगा, तो कंजक्शन में क्या था कि अगर दोनों कंपोनेंट उसके ट्रू होते थे तो तब उसका आंसर ट्रू लिखा करते थे। कंजक्शन में क्या था कि टू स्टेटमेंट्स के दोनों आंसर, अगर दोनों के आंसर ट्रू हो तो उसका कंजक्शन ट्रू लिखा करते थे। चलिए 12 हम आगे मूव करते हैं। कहते जी द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय, तो उसको कैसे लिखा करते थे, P एंड Q, जैसे कि C ऑप्शन में है, ठीक है। कंजक्शन को P एंड Q या P हैड Q भी लिखा जाता था, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 56। कहते हैं द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ, हाँ जी, ट्रू कब होगा, क्या, कंजक्शन के लिए, ठीक है। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ, तो कंजक्शन P और Q का कब ट्रू होगा, जब इसके दोनों कंपोनेंट्स P और Q के ट्रू होंगे तब इसका आंसर हम ट्रू कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि MCQ नंबर अब 57 अगर हम देखें, कहते हैं जी P स्टेटमेंट है जो है कि 4 इज़ लेस देन 7, 4 इज़ लेस देन 7, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। और Q है जी 7 इज़ ग्रेटर देन 11, 7 11 से तो ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो देन कंजक्शन ऑफ P एंड Q क्या होगा, यानी P और Q का कंजक्शन क्या होगा। अब कंजक्शन के लिए P और Q का दोनों कंपोनेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी था, मगर इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी, डिसजंक्शन, ठीक है जी। डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में क्या था कि डिसजंक्शन में था कि अगर दोनों कंपोनेंट्स फॉल्स होंगे तो उसका आंसर फॉल्स लिया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रू लिया जाता था। अब मूव करते हैं जी हम क्या, MCQ नंबर 58 की तरफ। द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय, तो उसको किसके साथ शो किया करते थे, D ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है जी P और Q, ठीक है, या P डिसजंक्शन ऑफ Q लिखा हुआ है। तो इस डिसजंक्शन को हम टू स्टेटमेंट्स P इस तरह जैसे कि D ऑप्शन में लिखा हुआ है शो किया करते थे। अब जी नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 59, कहते हैं जी द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज फॉल्स, तो P और Q कब फॉल्स होंगे, इन केस ऑफ डिसजंक्शन में अगर दोनों कंपोनेंट्स फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स लिया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रू ही होगा, ठीक है जी। तो जैसे P और Q दोनों फॉल्स हो तो इसका डिसजंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो फॉल्स ही होगा। तो वो कब है जी फॉल्स, जब जैसे कि C ऑप्शन में बहुत P एंड Q अगर फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा। MCQ नंबर 60 की तरफ अगर हम मूव करें, कहते हैं द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ, तो अब डिसजंक्शन P और Q का ट्रू कब होगा, अगर P और Q में से कम कोई एक भी एलिमेंट ट्रू हो तो उसका आंसर ट्रू होगा। जैसे कि D ऑप्शन में कहता है वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, यानी P या Q का एक भी कंपोनेंट ट्रू होगा तो उसका आंसर ट्रू लिया जाएगा। अब जी मूव करते हैं इम्प्लीकेशन की तरफ। इम्प्लीकेशन या जिसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, कहते हैं जी अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, ठीक है जी, इस कार्ड इम्प्लीकेशन P देन Q इसको कहा करते थे इम्प्लीकेशन। और MCQ नंबर 62 अगर हम रीड आउट करें, कहते जी एन इम्प्लीकेशन या कंडीशनल यानी इफ P देन Q इज डिनोटेड बाय, और इसको कैसे लिखा करते थे, P इम्प्लाइज Q, जैसे कि A ऑप्शन है। इम्प्लीकेशन में P और Q को कैसे कंबाइन किया करते थे, P इम्प्लाइज Q या फिर Q इम्प्लाइज P भी हम लिख सकते हैं, जो कि डिमांड होगी। अब एक स्पेशल आप लोगों ने नोट याद रखना है, कहते थे स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q यानी P इम्प्लीकेशन Q, कहते थे इफ फॉल्स, तो ये फॉल्स कब होता है, अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो इसका आंसर फॉल्स कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये ट्रू होगा, ठीक है ना। कहता है जी द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज इज ट्रू, ठीक है जी। तो इम्प्लीकेशन में
फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू और Q फॉल्स हो तब इसका आंसर फॉल्स लेंगे, अदरवाइज ये ट्रू लेंगे। अब मूव करते हैं जी बाई कंडीशनल की तरफ, ठीक है जी, बाई कंडीशनल की तरफ। तो अगर आप P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज को कंजक्शन कर दे, कंबाइन कर दे, तो ये बाई कंडीशनल कहलाता था। बहरहाल इसकी डेफिनेशन हमारे पास है क्या, प्रोपोजिशन P, ठीक है जी, बाई कंडीशनल या डबल एरो Q इज कॉल्ड, ठीक है जी, इसको क्या कहा करते थे, बाई कंडीशनल। और बाई कंडीशनल कब ट्रू होता था, अब ये आपने स्पेशल याद रखना है। कहते हैं जी द स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू इफ, कब जी, P एंड Q हैव द सेम साइन, ठीक है, यानी अगर P और Q दोनों ट्रू हो तो ट्रू लिया जाएगा, अगर यह दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू लिया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू इफ, ठीक है, P एंड Q हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज एंड फॉल्स, ठीक है, ये दोनों क्या हो, ट्रुथ हो तब ट्रू लिया जाएगा, ये दोनों फॉल्स हो तो तब इसको ट्रुथ लिया जाएगा, ट्रू लिया जाएगा। और अगर इफ P एंड Q हैव ऑपोजिट साइन हो तो फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है जी, ठीक है। फॉल्स कब होगा, जब P और Q ऑपोजिट हो। आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारे पास कन्वर्स। कन्वर्स क्या था, अगर मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट है जैसे कि P इम्प्लाइज Q है, इसका कन्वर्स क्या होगा, सिर्फ क्या करना होता है, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ मैं। कन्वर्स में हम ऑर्डर चेंज कर देते होते थे, ठीक है जी। तो P इम्प्लाइज Q है तो इसका कन्वर्स Q इम्प्लाइज P हो जाएगा, जैसे कि आपके पास A ऑप्शन है। अब जैसे कि MCQ आपके पास 65 है जी, कहता है जी द प्रोपोर्शन या प्रोपोजिशन Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ, तो ये किसका कन्वर्स होगा या इसका कन्वर्स क्या होगा, P इम्प्लाइज Q। तो कौन सी ऑप्शन है, ठीक है जी, D ऑप्शन है। अब इन्वर्स की तरफ मूव करते हैं। इन्वर्स क्या था, ठीक है जी, द इन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज, तो इन्वर्स में क्या करते थे हम, नेगेशन अप्लाई कर दिया करते थे। क्या करते थे, नेगेशन अप्लाई कर दिया करते थे। जैसे कि C ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है तो इसका जो इन्वर्स होगा क्या होगा, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, या जिसको हम नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव है, ठीक है जी, कंट्रा पॉजिटिव है। तो ये क्या था, ठीक है जी, द इन्वर्स द कन्वर्स यहाँ पे होना था, तो कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज, ठीक है जी, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, कन्वर्स में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया था, इनवर्स में हमने क्या किया था कि नेगेशन साइन अप्लाई किया था। तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करके साथ नेगेशन अब साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कंट्रा पॉजिटिव करते हैं। तो अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q के सबसे पहले ऑर्डर चेंज किया, Q इम्प्लाइज P और साथ ही साइन भी चेंज कर दिया, यानी नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q बन जाता है। जैसे कि आपके पास D ऑप्शन है, सबसे पहले आपने ऑर्डर चेंज किए और फिर बाद में नेगेशन अप्लाई कर देना, तो ये आपका कंट्रा पॉजिटिव कहलाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस की है। तो MCQ नंबर 67 में कहते हैं जी इन स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, P इज कॉल्ड, जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट होता है इम्प्लीकेशन में, तो ये आपका एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहलाता होता है। तो जैसे कि D ऑप्शन है। और सेकंड जो कंपोनेंट होता था वो क्या था, याद है आप लोगों को, हाँ जी, वो कंसिक्वेंट कहलाता था या कंक्लूजन कहलाता होता था। जैसे कि नेक्स्ट अगर हम मूव करें, हमारे पास क्या है जी, क्या है, कहते हैं जी कंसिक्वेंट या फिर कंक्लूजन। तो अगर हम MCQ नंबर 68 देखें, इन स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, Q इज कॉल्ड, Q को क्या कहा जाता था, कंसिक्वेंट या कंक्लूजन कहा जाता था। तो जैसे कि आपके पास C ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टोटोलॉजी। हाँ जी, अगर कोई भी स्टेटमेंट है, अगर उसके सब के सब कंपोनेंट्स ट्रू आ जाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या कहलाती थी, टोटोलॉजी कहलाती थी। जैसे कि MCQ नंबर 69, अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज इज कॉल्ड,
ठीक है जी, क्या कहलाता था वो? टोटोलॉजी कहलाता था। जिसके तमाम के तमाम आंसर आपके ट्रू हों तो वो आपका टोटोलॉजी कहलाता था। और अब्सोर्डिटी इसी क्या टोटोलॉजी के ऑपोजिट था कि जिसके तमाम के तमाम आंसर फॉल्स हो जाए तो वो अब्सोर्डिटी कहलाता है। जैसे कि MCQ नंबर 70 हमारे पास है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स आर फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज इज कॉल्ड अब्सोर्डिटी है। अच्छा जी, MCQ नंबर 71 हमारे पास है, कहता है जी इफ़ A and B आर एनी टू सेट देन द लॉजिकल फॉर्म ऑफ A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट। इसकी लॉजिकल फॉर्म बतानी है। तो सेट्स में यूनियन आपका क्या होता था? डिसजंक्शन होता था, इंटरसेक्शन आपका कंजक्शन और कम्प्लीमेंट नेगेशन या नॉट हुआ करता था। ठीक है जी, और ये शुरू नेगेशन आपको पता होगा कि शुरू में लिखा करते थे, जैसे कि C ऑप्शन आपके पास। तो A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट का जो लॉजिकल फॉर्म है नेगेशन ऑफ B डिसजंक्शन क्या होगा? Q हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास है वो क्या है? द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस इज कॉल्ड। ठीक है जी, अगर आप सेट्स को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हो तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहा करते थे? पोलर फॉर्म, वेन डायग्राम या डी मॉर्गन थ्योरम या लॉजिकल फॉर्म, तो उसको हम वेन डायग्राम कहा करते थे। ठीक है जी, इसी के साथ ये आज का लास्ट MCQ था। और इस चैप्टर में चूँकि ज़्यादातर डेफिनेशंस ही इन्वॉल्व होती हैं, बहुत रेयर प्रैक्टिकल MCQs होते हैं, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। ओके जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।